शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हम अक्सर बड़ी चीजों पर ही ध्यान देते हैं। पर कभी ये सोचा है कि हमारी गली की लाइट कौन ठीक करता है, या रोज सुबह सुबह कचरा उठाने कौन आता है, या बच्चों के खेलने के लिए वो जो पास में पार्क बना है वो किसने बनवाया। हाँ, ये छोटी छोटी बातें लगते हैं पर हैं बहुत जरूरी। बिल्कुल। और ये सारे काम ना अक्सर उन संस्थाओं के होते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, हमारी नगर पालिकाएं। जी। आज हमारे पास एक ऐसा ऑडियो सोर्स है जो इन्हीं नगर पालिकाओं की पूरी कहानी बताता है। मतलब कैसे ये बनी, संविधान में इन्हें जगह कैसे मिली, अच्छा। ये काम कैसे करती हैं और इनके सामने आजकल क्या मुश्किलें आ रही हैं। ये तो काफी दिलचस्प विषय है। हाँ, तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि शहरी सरकार की इस अहम कड़ी को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझें। सही बात है। ये जाने कि आखिर हमारे शहरों का ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है और इसमें हमारी यानी नागरिकों की क्या जगह है। चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं एकदम बुनियादी सवाल से। ये नगर पालिका आखिर है क्या चीज? देखिए, सरल शब्दों में कहूं तो जैसे गांवों के लिए पंचायतें होती है ना, हाँ, बिल्कुल वैसे ही शहरों और कस्बों के स्थानीय शासन के लिए नगर पालिकाएं या फिर बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। इसका जो मूल विचार है वो वही स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन मतलब कि लोकल लेवल के जो फैसले हैं, जो काम है, वो वहीं के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करें, बाहर से कोई ना करे। अच्छा। और शहरों की जरूरतें तो गांवों से काफी अलग होती हैं, है ना? बिल्कुल, ट्रैफिक संभालना है, रोज जो टनों कचरा निकलता है उसका निपटारा करना है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जी। और फिर पीने के साफ पानी की सप्लाई है, नालियों का पूरा जाल बिछाना और संभालना है, कभी आग लग जाए तो तुरंत मदद पहुंचानी है, पार्क बनाने हैं, उनका रखरखाव करना है, कौन पैदा हुआ, किसकी मृत्यु हुई, उसका रिकॉर्ड रखना है। अरे बाप रे! हाँ, ऐसी न जाने कितनी चीजें हैं जो शहरी जीवन का हिस्सा हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां मोटे तौर पर इन्हीं शहरी स्थानीय निकायों की होती हैं। इसका मतलब ये सिर्फ सर्विस देने वाली एजेंसी नहीं है, ये तो हमारे शहरी लोकतंत्र की एक तरह से बुनियाद हुई। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ सुविधाएं देने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला है, आप कह सकते हैं। पहली पाठशाला कैसे? ऐसे कि इनके जरिए ही आम नागरिक अपने शहर के विकास में सीधे तौर पर अपनी आवाज शामिल कर सकता है। वो अपने चुने हुए पार्षद के माध्यम से बता सकता है कि भाई मेरे इलाके को क्या चाहिए, यहाँ क्या दिक्कत है। ये बात तो है। लेकिन ये हमेशा से इतनी व्यवस्थित तो नहीं थी। मैंने सुना है इनका इतिहास काफी पुराना है। हाँ, इनका इतिहास काफी दिलचस्प है। भारत में जो आज हम शहरी शासन का रूप देखते हैं, उसकी नींव ब्रिटिश राज में पड़ी थी। अच्छा। आपको शायद ताज्जुब हो कि भारत का पहला नगर निगम वो मद्रास में, आज का चेन्नई, 1688 में ही बन गया था। क्या बात करें, 1688? जी हाँ, 1688 में। उसके बाद फिर बॉम्बे और कलकत्ता में भी निगम बने। तो ये तो बहुत पहले की बात हो गई। हाँ जी। और फिर धीरे धीरे उसमें सुधार लाने की कोशिशें भी हुई। जैसे एक थे लॉर्ड मेयो, उन्होंने 1870 के आसपास वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात की। वित्तीय विकेंद्रीकरण मतलब कि स्थानीय निकायों को कुछ पैसे अपने हिसाब से खर्च करने की थोड़ी आज़ादी मिले। लेकिन एक बड़ा कदम माना जाता है लॉर्ड रिपन का, 1882 में। हाँ, लॉर्ड रिपन का नाम तो सुना है। उनके प्रस्ताव को तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार और अहमियत देने की वकालत की थी। इसीलिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी मानते हैं। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का जनक। जी। और बाद में आज़ादी से पहले के जो कानून बने, 1919 और 1935 के अधिनियम, उन्होंने भी इसे राज्यों का विषय बना दिया था। पर आजादी के बाद भी तो दिक्कतें बनी रही हैं ना। मतलब ये संस्थाएं थीं तो सही, पर शायद उतनी मजबूत नहीं थीं। बिल्कुल, यही असल मुद्दा था। आज़ादी के बाद भी नगर पालिकाएं पूरी तरह से राज्य सरकारों के कह सकते हैं रहमो करम पर थीं। रहमो करम पर कैसे? ऐसे कि चुनाव कब होंगे कोई ठिकाना नहीं था। कभी 5 साल में हो गए, कभी 10 साल लग गए, या कभी हुए ही नहीं। अरे! उन्हें कितने अधिकार मिलेंगे, कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ अनिश्चित था। राज्य सरकार जब चाहे भंग कर दे। इसी वजह से कई समितियों ने बार बार ये सिफारिश की कि भाई इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अच्छा। ताकि इनकी स्थिति मजबूत हो, ये ठीक से काम कर सकें और राज्य सरकारें मनमानी ना कर पाएं। तो ये संवैधानिक दर्जे की जरूरत महसूस हुई, पर ये मिला कैसे? इसमें भी काफी वक्त लगा होगा। हाँ, इसमें काफी समय लग गया। देखिए, पहली एक गंभीर कोशिश हुई 1989 में, राजीव गांधी सरकार के समय। 65वां संशोधन बिल था वो। लेकिन वो बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर बीपी सिंह सरकार ने भी एक कोशिश की 1990 में, पर उस समय राजनीतिक अस्थिरता बहुत थी, तो वो भी बात आगे नहीं बढ़ी।
तो 2 कोशिशें नाकाम रहीं। जी। आखिरकार पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय 1992 में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ और ये 1 जून 1993 से लागू हो गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। 74वां संशोधन 1993 से लागू। इसने क्या बदला, मतलब इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? देखिए, इसने 2 बहुत बड़े काम किए। एक तो संविधान में एक बिल्कुल नया हिस्सा जोड़ा गया, भाग 9A, जो पूरी तरह से नगर पालिकाओं के लिए ही है, अनुच्छेद 243P से 243GG तक। भाग 9A, अच्छा। और दूसरा, एक नई अनुसूची, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 18 ऐसे काम या विषय लिस्ट किए गए हैं जो नगर पालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं। 18 विषय। हाँ, तो इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि नगर पालिकाओं का जो अस्तित्व था वो अब एक संवैधानिक गारंटी बन गई। अब राज्य सरकारें उन्हें मनमानी ढंग से भंग नहीं कर सकती, चुनाव समय पर कराने ही होंगे। उनकी भूमिका बहुत हद तक स्पष्ट हो गई। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये जो नगर पालिकाएं हैं, क्या ये सब एक जैसी होती हैं या इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? नहीं, ये अलग अलग तरह की होती हैं। संविधान ने मोटे तौर पर 3 तरह की व्यवस्था दी है जो इलाके के हिसाब से तय होती है। अच्छा, कौन कौन सी? पहली है नगर पंचायत। ये उन इलाकों के लिए है जो अभी गांव से शहर बनने की प्रक्रिया में है, मतलब ट्रांजिशनल एरिया। गांव से शहर बन रहे इलाके, ठीक है। दूसरी है नगर परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल कह लीजिए। ये छोटे या मध्यम आकार के शहरों के लिए होती है। छोटे शहर। और तीसरी है नगर निगम यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये बड़े शहरों और महानगरों के लिए होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। ठीक है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। जी। हालांकि संविधान ने राज्यों को ये छूट भी दी है कि वे अपनी स्थानीय जरूरत, वहां की आबादी, शहर की कमाई, इन सब चीजों को देखते हुए तय करें कि किस शहर को किस श्रेणी में रखना है। और क्या इनके अलावा भी कोई और तरह की शहरी संस्थाएं होती हैं? वो सोर्स में शायद 8 तरह की संस्थाओं का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल। इन 3 मुख्य संवैधानिक प्रकारों के अलावा भी भारत में कुछ और तरह की शहरी संस्थाएं काम करती हैं। जैसे एक होती है छावनी परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड। ये फौजी इलाकों में नागरिक प्रशासन देखती है और ये रक्षा मंत्रालय के तहत आती है, राज्य सरकार की नहीं। अच्छा, ये अलग है। हाँ, या फिर कभी-कभी किसी खास मकसद के लिए विशेष प्रयोजन एजेंसी बना दी जाती है। मान लीजिए सिर्फ पानी सप्लाई देखने के लिए कोई बोर्ड बना दिया, या शहर का मास्टर प्लान बनाने वाला विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया। विकास प्राधिकरण तो बहुत शहरों में है। जी, तो ये दिखाता है कि शहरी जरूरतें कितनी अलग-अलग हैं और उनके लिए कई बार अलग-अलग तरह के इंतजाम भी करने पड़ते हैं। चलिए अब थोड़ा इनके अंदर की बात करते हैं। ये चलती कैसे हैं? मतलब कौन लोग होते हैं इनमें? इनमें मुख्य रूप से तो जनता द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम पार्षद या सभासद कहते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर पार्षद या सभासद ही कहते हैं। ये अपने अपने वार्ड या इलाके से चुनकर आते हैं। और क्या इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, संविधान ने इसका खास ध्यान रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। जनसंख्या के अनुपात में। जी। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 13 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3 महिलाओं के लिए? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और ये आरक्षण SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनके अंदर भी लागू होता है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष के पद पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कई राज्यों ने तो अब महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। 50%? वाओ! जी। साथ ही राज्यों को ये अधिकार भी दिया गया है कि वे पिछड़े वर्गों OBC के लिए भी सीटों में आरक्षण कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि शहर के फैसलों में सबकी भागीदारी हो, कोई छूटे नहीं। ये तो वाकई समावेशी बनाने की कोशिश है। अच्छा, और इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या अब चुनाव नियमित रूप से होते हैं? पहले जैसी अनिश्चितता तो नहीं? नहीं, ये 74वें संशोधन का एक बहुत बड़ा सुधार था। अब हर नगर पालिका का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से ठीक 5 साल का होता है। फिक्स है। सिर्फ 5 साल? हाँ, पूरे 5 साल। और अगर किसी वजह से इसे समय से पहले भंग करना भी पड़े, मान लीजिए सरकार गिर गई या कोई और कारण हुआ, तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव कराना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सालों तक चुनाव ही ना हो।
ये तो बहुत बड़ी गारंटी है। और ये चुनाव करवाता कौन है? निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होती है? इन चुनावों की निष्पक्षता और समय पर चुनाव हों, ये सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ये अलग होता है भारत के चुनाव आयोग से। जी हाँ, ये अलग है, ये एक स्वतंत्र संस्था है। और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की है। अच्छा, और सदस्य बनने के लिए, मतलब पार्षद बनने के लिए कोई खास योग्यता चाहिए, उम्र वगैरह? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। विधायक के लिए 25 साल है, पर यहाँ 21 साल। 21 साल, ठीक है। इसके अलावा आमतौर पर वही शर्तें लागू होती हैं जो राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए होती हैं, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया या मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित न किया गया हो और किसी गंभीर अपराध में सजा न हुई हो। अब बड़े शहरों में तो आबादी लाखों में होती है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, तो क्या प्रशासन को लोगों के और करीब लाने के लिए भी कोई व्यवस्था है? मैंने वार्ड समितियों के बारे में सुना है। बिल्कुल सही सुना आपने। जिन नगर निगमों की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है, वहां वार्ड समितियों, वार्ड कमिटीज का गठन करना अनिवार्य है। 3 लाख से ज्यादा आबादी पर? जी, ये एक या एक से ज्यादा वार्डों को मिलाकर बनती हैं और इनमें सदस्य कौन होते हैं? उन्हीं वार्डों के चुने हुए पार्षद। अच्छा, पार्षद ही सदस्य होते हैं। हाँ। और इनका आइडिया ये है कि जो छोटी मोटी स्थानीय समस्याएं हैं, मान लीजिए किसी इलाके में सफाई ठीक से नहीं हो रही, पानी की पाइपलाइन लीक कर रही है, स्ट्रीट लाइट खराब है, तो ये सब मसले यहीं वार्ड स्तर पर ही सुलझाए जा सकें, ताकि लोगों को हर छोटी बात के लिए नगर निगम के बड़े दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। बिल्कुल, यही मकसद है, लोगों को प्रशासन के करीब लाना। ये तो विचार बहुत अच्छा है, पर क्या ये समितियां वाकई में उतनी प्रभावी हैं जमीन पर? देखिए, विचार तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो थोड़ी मिलीजुली है। कई जगहों पर ये समितियां बनी तो हैं, पर या तो उनकी बैठकें ही नियमित रूप से नहीं होती, या फिर उनके पास असल में फैसले लेने की शक्ति या जरूरी फंड नहीं होते। वो बस नाम की रह जाती हैं। हाँ, ये तो एक चुनौती है। जी, इसके अलावा नगर पालिकाएं अपनी जरूरत के हिसाब से और भी कई समितियां बनाती हैं, जैसे स्थायी समिति, फाइनेंस कमेटी, हेल्थ कमेटी वगैरह, जो अलग अलग कामों को देखती हैं। समझ गई। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इनके काम क्या हैं? आपने बताया था संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, संविधान ये कहता है कि राज्य सरकारें कानून बनाकर नगर पालिकाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति देंगे। योजनाएं बनाना और लागू करना। हाँ, और ये 12वीं अनुसूची जो है, इसमें ऐसे ही 18 कामों की एक लिस्ट दी गई है, जो मोटे तौर पर नगर पालिकाओं के दायरे में आ सकते हैं। ये एक तरह की गाइडलाइन है राज्य सरकारों के लिए। तो ये 18 काम कौन-कौन से हैं? कुछ मुख्य बता सकते हैं? हाँ, इनका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें देखिए, शहर की प्लानिंग करना शामिल है, मतलब पूरा अर्बन प्लानिंग। हाँ। जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा ये तय करना, कहाँ घर बनेंगे, कहाँ दुकानें होंगी, कहाँ पार्क होगा, ये सब। लैंड यूज रेगुलेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। फिर सड़कें और पुल बनाना, उनकी मरम्मत करना, पीने का पानी मुहैया कराना, साफ सफाई का ध्यान रखना, कूड़ा मैनेजमेंट जो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, नालियां बनाना और उनकी सफाई। हाँ, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं। जी, इसके अलावा आग बुझाने का इंतजाम यानी फायर सर्विसेज, पार्क, बगीचे और खेल के मैदान बनाना और उन्हें मेंटेन करना, शहर में पेड़ लगाना, हरियाली बढ़ाना, स्ट्रीट लाइट लगाना और ठीक रखना, पार्किंग की व्यवस्था करना, बस स्टॉप बनाना, ये सब सार्वजनिक सुविधाएं देना भी इन्हीं के काम में आता है। और सामाजिक जिम्मेदारियां भी कुछ हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे शहरी गरीबों की मदद के लिए योजनाएं चलाना, झुग्गी झोपड़ियों में सुधार के कार्यक्रम चलाना और जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, उसका रिकॉर्ड रखना। तो आप देख सकती हैं, शहर को चलाने के लगभग हर चीज इसमें आ जाती है। सुनने में तो लगता है कि इन्हें बहुत सारे अधिकार और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हाँ, कागजों पर तो अधिकार और जिम्मेदारियां भरपूर हैं, लेकिन यहीं पर एक बड़ी चुनौती सामने आती है, जो जमीनी हकीकत है। क्या चुनौती? चुनौती यह है कि कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकारें ये सारे काम नगर पालिकाओं को सौंप तो देती हैं, लिस्ट में लिख दिया कि ये आपका काम है, पर इन कामों को करने के लिए जो जरूरी पैसा चाहिए, जो स्टाफ चाहिए और जो असल शक्तियां चाहिए फैसले लेने की, वो अपने पास ही रखती हैं। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी दे दी पर उसे निभाने का साधन नहीं दिया। बिल्कुल। इसी को कई जानकार अधिकारों का छलावा या फंक्शंस विदाउट फंड्स एंड फंक्शनरीज भी कहते हैं। एक और दिक्कत है कि कई शहरों में विकास प्राधिकरण या हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाएं भी होती हैं जो नगर पालिका के समानांतर काम करती हैं।
हाँ, वो तो होता है। इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, अधिकारों का टकराव होता है और काम ठीक से नहीं हो पाता। ये बात तो पते की है, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं हो सकता। तो फिर नगर पालिकाओं के पास पैसा आता कहाँ से है? इनकी कमाई के क्या स्रोत हैं? देखिए, संविधान राज्य सरकारों को ये अधिकार देता है कि वे नगर पालिकाओं को कुछ टैक्स लगाने और वसूलने की इजाजत दें। कौन सी टैक्स? सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण है संपत्ति कर, यानी प्रॉपर्टी टैक्स। जो लोग शहर में घर या दुकान के मालिक हैं, उनसे ये लिया जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स तो हम सब भरते हैं। जी। इसके अलावा कुछ जगहों पर पेशा कर भी लगता है। विज्ञापन पर टैक्स लग सकता है। कुछ कमाई फीस और शुल्क से भी होती है, जैसे पानी का बिल, सीवर का बिल, पार्किंग की फीस, बिल्डिंग का नक्शा पास कराने की फीस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की फीस वगैरह। ठीक है। तो क्या ये अपनी कमाई से अपना सारा खर्च चला लेती हैं? दुर्भाग्य से ज्यादातर नगरपालिकाएं, खासकर छोटी वाली, ऐसा नहीं कर पाती। उनकी अपनी कमाई उनके कुल खर्च का एक बहुत छोटा हिस्सा ही होती है। तो फिर बाकी पैसा कहाँ से आता है? वे काफी हद तक राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाले अनुदान यानी ग्रांट्स पर निर्भर रहती हैं। मतलब सरकार उन्हें पैसा देती है काम करने के लिए। अच्छा, तो ये निर्भरता काफी ज्यादा है। जी हाँ, और जो उनका अपना मुख्य स्रोत होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, उसकी वसूली भी अक्सर बहुत कमजोर होती है। क्यों? वसूली कमजोर क्यों होती है? उसके कई कारण हैं। कभी-कभी राजनीतिक कारणों से टैक्स बढ़ाने से बचा जाता है, क्योंकि कोई भी वोटरों को नाराज नहीं करना चाहता, जागरूकता नहीं होती, या फिर वसूली करने वाले स्टाफ की कमी होती है। हालांकि अब कुछ बड़े नगर निगमों ने एक नया रास्ता निकाला है, म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा उठाना। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? हाँ, जैसे पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे शहरों ने बॉन्ड जारी किए हैं। ये एक अच्छी पहल है आत्मनिर्भरता की तरफ। इस पैसे के लेन देन में, मतलब राज्य से जो पैसा मिल रहा है या जो खुद कमा रहे हैं, इसमें संतुलन और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होती है? राज्य वित्त आयोग और ऑडिट का क्या रोल है इसमें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। पैसे के बंटवारे में संतुलन बनाने के लिए संविधान में ही राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग? हाँ। ये क्या करता है? हर 5 साल में राज्य का राज्यपाल इसका गठन करता है। इसका मुख्य काम है राज्य सरकार को सलाह देना कि राज्य की जो कुल टैक्स आमदनी है, उसका कितना हिस्सा नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच बांटा जाए। अच्छा, बंटवारे का फॉर्मूला सुझाता है। जी। ये भी बताता है कि कौन-कौन से टैक्स नगर पालिकाएं खुद लगा सकती हैं और उन्हें राज्य सरकार से कितना अनुदान मिलना चाहिए। इसका मकसद यही है कि उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो। और जो पैसा खर्च होता है, उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? ऑडिट का क्या मतलब है? उसके लिए भी संविधान में ही प्रावधान है। अनुच्छेद 243Z कहता है कि नगर पालिकाओं को अपने खातों का सही ढंग से हिसाब किताब रखना होगा और उनका ऑडिट यानी लेखा परीक्षण करवाना अनिवार्य है। ऑडिट कौन करता है? ये राज्य सरकार तय करती है। आमतौर पर राज्य के ऑडिटर जनरल या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो पैसा आया वो नियमों के मुताबिक सही जगह पर खर्च हुआ या नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि इसमें भी चुनौतियां हैं, जैसे कई बार प्रशिक्षित स्टाफ की कमी होती है जो सही से खाते रख सकें, या ऑडिट रिपोर्ट आ तो जाती है पर उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। लेकिन ये व्यवस्था बहुत जरूरी है। अब तो सोशल ऑडिट की भी बात होती है, जिसमें आम नागरिक भी खर्चों पर नजर रख सकते हैं। वित्त के अलावा शहर के सही विकास के लिए अच्छी प्लानिंग, योजना बनाना भी बहुत जरूरी है। क्या जिला स्तर पर और बड़े शहरों के स्तर पर योजनाओं को जोड़ने का, उनमें तालमेल बिठाने का कोई सिस्टम है? हाँ, इसके लिए भी 74 संशोधन में 2 खास तरह की समितियां बनाने का प्रावधान किया गया था। कौन सी समितियां? एक है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, DPC। इसका काम है पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का ड्राफ्ट तैयार करना। ये कैसे करती है? ये जिले की सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को इकट्ठा करती है, उनमें तालमेल बिठाती हैं और फिर एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाती है पूरे जिले का। पूरे जिले के लिए एक प्लान, ये तो बहुत अच्छा है। जी। और दूसरी है महानगरीय योजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, MPC। ये किसके लिए है? ये उन बड़े शहरों यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। अच्छा, 10 लाख से ज्यादा वालों के लिए। हाँ, इसका काम भी वही है, पूरे महानगरीय क्षेत्र के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार करना।
इन दोनों ही समितियों में, चाहे वो टीपीसी हो या एमपीसी, ज्यादातर सदस्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी लगता है ताकि विकास बिखरा बिखरा सा ना हो, एक दिशा में हो। पर क्या ये समितियां अपना काम ठीक से कर पा रही हैं? देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन व्यवहार में जमीन पर अक्सर ये उतनी प्रभावी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। क्यों? क्या दिक्कत आती है? कई राज्यों में तो ये समितियां या तो अभी तक ठीक से बनी ही नहीं हैं, या अगर बन भी गई हैं तो उनकी बैठकें ही नियमित रूप से नहीं होती, या फिर वो जो प्लान बनाकर भेजती हैं, राज्य सरकारें उनकी सिफारिशों को उतनी गंभीरता से लेती नहीं हैं। नतीजा ये होता है कि प्लानिंग का काम फिर भी बिखरा हुआ सा ही रहता है। मतलब प्रावधान तो है, पर उसका अमल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और बॉडी है, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद। ये केंद्र और राज्यों के बीच स्थानीय शासन के मामलों पर तालमेल बिठाने और नीतिगत सलाह देने का एक मंच है। ये 1954 में बनी थी। ये एक सलाहकार संस्था है। ठीक है। एक और अहम पहलू है इन नगर पालिकाओं में जो लोग काम करते हैं, यानी कर्मचारी। उनकी भर्ती वगैरह कैसे होती है? क्या उनका अपना स्टाफ होता है? कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए राज्यों में अलग अलग मॉडल अपनाए जाते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के मॉडल हैं। अच्छा। एक है पृथक कार्मिक प्रणाली, जिसमें हर नगर पालिका अपने कर्मचारी खुद भर्ती करती है, उनका ट्रांसफर, प्रमोशन सब वही देखती है। अपना अपना स्टाफ? हाँ। दूसरा है एकीकृत कार्मिक प्रणाली। इसमें क्या होता है कि पूरे राज्य के लिए नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का एक ही कैडर होता है। भर्ती और तबादला राज्य सरकार करती है। यानी स्टेट लेवल केडर। जी। और तीसरा है संयुक्त कार्मिक प्रणाली, जो इन दोनों का मिला-जुला रूप हो सकता है। हर मॉडल के अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन क्या इनमें स्टाफ की कमी जैसी समस्याएं आम हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी और आम समस्या है लगभग हर जगह। कर्मचारियों की भारी कमी है, खासकर तकनीकी और प्लानिंग वाले पदों पर। जो हैं भी, उनके सही ट्रेनिंग का अक्सर अभाव होता है, और कभी-कभी उन पर स्थानीय नेताओं का राजनीतिक दबाव भी रहता है, जिससे वो निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाते। ये तो कामकाज पर असर डालता होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस बारे में। जी। क्या ये जो 74वां संशोधन कानून है, हाँ, ये पूरे भारत में बिल्कुल एक जैसा लागू होता है या कुछ छूट भी है? इसमें कुछ लचीलापन रखा गया है भारत की विविधता को देखते हुए। संविधान खुद ये कहता है कि ये कानून कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम पर सीधे लागू नहीं होगा। अच्छा, उन पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी अपनी पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही हैं। इसी तरह जो आदिवासी इलाके संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत आते हैं, उन पर भी ये कानून लागू नहीं होता। वहां भी उनकी अपनी स्वायत्त परिषदें वगैरह होती हैं। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति इसे कुछ बदलावों के साथ लागू कर सकते हैं, और दार्जिलिंग जैसे इलाके हैं जहां पहले से गोरखा हिल काउंसिल जैसी स्वायत्त परिषदें थीं, उनके साथ भी तालमेल बिठाया गया है। तो ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है और स्थानीय विविधताओं का सम्मान करता है। समझ गए। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें तो ये साफ है कि 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं को एक बहुत मजबूत संवैधानिक आधार दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब उनकी एक तय संरचना है, उनके चुनाव नियमित रूप से होते हैं, समाज के हर तबके खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और उनके पास शहर को चलाने की ढेरों जिम्मेदारियां और कुछ अधिकार भी हैं। बिल्कुल, ये इस संशोधन की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने बातचीत में देखा, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं और शायद ज्यादा जटिल हैं। हाँ, चुनौतियां तो हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है अधिकारों का वास्तविक हस्तांतरण। मतलब जो फंक्शंस कागज पर दिए गए हैं, क्या वो वाकई जमीन पर इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं, और क्या उनके साथ जरूरी फंड और स्टाफ भी मिल रहा है? अक्सर जवाब नहीं में होता है। फंड्स और फंक्शनरीज की कमी। जी। दूसरी बड़ी चुनौती है वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी। आज भी ज्यादातर नगर पालिकाएं पैसों के लिए बुरी तरह से राज्य और केंद्र सरकारों पर निर्भर हैं। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, तब तक वो सही मायने में स्वायत्त नहीं हो सकती। सही बात है। और तीसरी बड़ी चुनौती है प्लानिंग वाली। वो जो जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति बनाई गई, उनको और ज्यादा असरदार बनाने की जरूरत है, ताकि शहर का विकास एक सही दिशा में और तालमेल के साथ हो सके। ये सब जानने के बाद ना, एक सवाल शायद हम सबके मन में आना चाहिए जो शहरों में रहते हैं, क्या सवाल? कि हम यानी आम नागरिक अपने शहर की नगरपालिका के काम में
और बेहतर तरीके से कैसे शामिल हो सकते हैं? कैसे हम ये पक्का कर सकते हैं कि ये संस्थाएं सिर्फ नाम की न रहें, बल्कि वाकई हमारे प्रति जवाबदेह हों और हमारे शहर की ज़रूरतों को ठीक से पूरा करें? ये बहुत अहम सवाल है। शायद इस सवाल पर सोचना और अपनी भागीदारी बढ़ाना ही शहरी लोकतंत्र को असल मायने में सफल बना सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, नागरिक भागीदारी ही कुंजी है। तो आज के इस गहरी पड़ताल में इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे शहर को, उसकी व्यवस्था को और बेहतर समझने में हम सब के लिए मददगार साबित होगी। जरूर, उम्मीद तो यही है।